हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी लेटेस्ट में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और इसके आंसर की आते मैं आपको इसका तुरंत सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। अभी जो भी फर्दर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, वेदर आपका एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी एमटीएस हो या फिर आपका इसका मेंस का पेपर हो, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, तो वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और ये पेपर है आपका 11 तारीख का, शिफ्ट नंबर 1 का। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 11 तारीख का। 11 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार दिया हुआ है 55। पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है, तो पी का भार आपको निकालना है। ठीक है, तो अभी मैं औसत भार बाकी 3 दोस्त हैं उनका x मान लेता हूँ। ठीक है, तो p आपको प्लस 3x, ये आपको दिया हुआ है कितना 55। 55 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 55 का हो जाएगा जस्ट डबल 110। 110 का मैं एक बार और डबल करूंगा तो हो जाएगा आपके पास 220। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अब आगे देखिए, P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से, अब 3 दोस्तों का मैंने टोटल भार माना है 3x, तो इनका औसत भार कितना हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ से तो P का भार कितना हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि ये इससे इनके औसत भार से कितना ज़्यादा है आपके पास 4 ज़्यादा है। तो अब ये टोटल कितना हो गया, यहाँ पे देखो 3x तो ये हो गया 3x प्लस x 4x। ठीक है, 4x में से ये 4 उधर जाएगा, ये वाला 4, तो इसमें से ये बन जाएगा आपके पास 216। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसमें डिवाइड कर लो इसका, तो 4 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कितनी बन रही है आपके पास 4 से 4 पंजे 20, एक बन जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, 54 बन रहा है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, पी का पूछ रहा है, तो पी के क्या जोड़ देंगे हम, 4 और जोड़ देंगे क्योंकि इसका औसत भार इससे एवरेज से 4 ज़्यादा है। तो पी प्लस 4 सॉरी एक्स प्लस 4, तो मतलब 54 प्लस 4 58 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। लास्ट में ये ध्यान रखना था कि 54 आपको टिक नहीं करना है, 58 टिक करना था क्योंकि पी का पूछा उसने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे कि ए और बी की मासिक आय दे रखी है 11:13 में और उनका व्यय दे रखा है एक्सपेंडिचर 9:11 में। दोनों के प्रति माह इतनी बचत करते हैं। ठीक है, तो उनकी आय में अंतर निकालना है। तो सबसे पहले इनकम का जो रेशो दे रखा है वो 11 से 13 दे रखा है और इसके बाद में इनका एक्सपेंडिचर का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 9 और इधर 11। दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए 2, इधर भी डिफरेंस आपके पास 2 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, इससे रेशियो सही है। तो इसके बाद में मैं यहाँ इनका इसके बाद मैं सेविंग निकालूंगा, तो सेविंग इसकी आ जाएगी 2 यूनिट और इधर भी आपके पास 2 यूनिट आ जाएगी। अब जो इनकी सेविंग दे रखी है ना वो 4000 दे रखी है, तो मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, इसकी भी 4000 है, इसकी भी 4000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4000 दे रखी है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यू 4000 आ गई, इतना हमने देख लिया है ना। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि उनकी आय के बीच में अंतर, आय के बीच में अंतर यहाँ से ये रहा, आय के बीच में अंतर कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट ही निकालना है आपको। 2 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी हम 4000 निकाल चुके हैं, तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। मैंने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किया, इसका ए बी मैंने डायमीटर बनाया, ओ यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। आगे क्या कह रहा है कि बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है कि जिससे बी सी को आगे बढ़ाने पर वो स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है। तो मैंने ये कि स्पर्श रेखा यहाँ पे ये बना दी इस पर ए पर। अब क्या है कि बी सी पॉइंट आपके पास सर्कमफ्रेंस में मैंने इस तरीके से बनाया कहीं पर यहाँ पर, तो इसको यदि मैं बी सी को आगे बढ़ाता हूँ ना, ये बी सी को ऐसे, तो ये आपके पास दोनों मीट करते हैं जहाँ पे वो पी पॉइंट बनता है। तो अभी क्वेश्चन में आगे दिया वो ए पी सी की वैल्यू भी दिया आपको, ये आपके पास यहाँ पे सी पॉइंट है, तो ए पी सी ये वाला एंगल दिया है ना आपको, ये 62 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 62 डिग्री दिया हुआ है। आगे देखो, तो आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि लघु चाप ए सी की माप ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ए सी चाप कौन सा है, ए सी चाप ये रहा आपका। ठीक है, अब ये लघु चाप है, इसके द्वारा बनने वाला एंगल पूछ रहा है, तो इसके द्वारा एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है आपके पास, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के द्वारा बनने वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री होता है, ये 62 दिया हुआ है, तो ये 90 है, ये 62 है, तो ये आपके पास 90 माइनस 62 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपके पास 28 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस ये जरूर ध्यान रखना था कि लघु चाप के द्वारा बनने वाला
एंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो परिधि पे जो कौन बनेगा ना, आपके पास सर्कमफ्रेंस पर कौन बनेगा, वही आपके पास लघु चाप द्वारा बनने वाला कौन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस आपके पास 62, डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास आंसर आपके पास 28 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM और HCF। अच्छा LCM है वो HCF का आपके पास 56 गुना दिया हुआ है, ये आपके पास LCM हो गया, ये HCF का आपके पास 56 गुना दिया हुआ है, ओके। आगे क्या कह रहा है कि HCF और LCM का योग आपके पास 1710 है। अभी HCF को मैं x मान लेता हूँ, तो x प्लस 56x मतलब 57x। 57x की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है 1710। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 19 से कट जाएगा, 19 से 3 बार 57 और 19 से ये आपके पास कटता है 9, तो 3 से ये आपके पास 90, 3 से ये कट जाएगा 30 बार, ठीक। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 30 यदि x की वैल्यू आ जाती है तो HCF और LCM की वैल्यू यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी, HCF की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 30 और LCM की वैल्यू हो जाएगी, इसका आपके पास मल्टीप्लाई मैं करूँगा इससे को 56 से, तो 30 इंटू 56, ये आपके पास LCM इंटू HCF आ गया। अभी क्वेश्चन आपके पास एक थ्योरम क्या होती है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो भी संख्या आपके पास दी हुई है, तो एक संख्या है 240, तो दूसरी संख्या मान लेता हूँ मैं कुछ भी y मान लेता हूँ जो हमको निकालनी है, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो 0 से ये 0 चला जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 8 बार, ठीक है, और 8 से ये कट जाएगा 7 बार, तो 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 30 से तो 210 आंसर आ जाएगा। सिंपल, ध्यान क्या रखना है, पहले HCF निकाल देना है, HCF से LCM आप निकाल ही लोगे, तो इसके बाद में दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है और आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या कह रहा है कि आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि बच्चों की शिक्षा और परिवहन और किराए पर खर्च की गई कुल राशि कुल कमाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि अभी एंगल काउंट कर लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज उसके हिसाब से हम बाद में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों की शिक्षा, ये आपके पास 70 हो जाएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद परिवहन देखिए, ट्रांसपोर्ट आपके पास 50 दिया हुआ है, और उसके बाद में किराया रेंट देख लीजिए 60 दिया हुआ है। इन सबको ऐड कीजिए, कितना बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है 120 और 60 जोड़ूंगा मैं इसमें, तो आपके पास बन जाएगा 180। टोटल आपके पास जो एंगल होता है वो 360 होता है, 180 यहाँ पे ये बन रहा है आपका, तो जस्ट कितना है 50% बन रहा है। तो यही पूछा है कितना परसेंटेज होगा ये, तो ये 50% हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये आपको एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि 140 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, 140 कहाँ पर है आपका, 140 ये रहा, तो इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले की कुल संख्या का, ठीक है, पहले इनको ऐड कर लीजिए। तो अभी मैं 15 इसमें जोड़ूंगा 55 में, तो ये 60 70 110 बन रहा है, 110 यहाँ से ये बन गया। इसका अनुपात निकालना है 60 से 20 तक, 60 कहाँ है आपके पास, ये रहा, 60 से आपके पास निकालना है 120 तक इनका, ठीक है, इन सबको जोड़ना है आपको। तो अभी ये देखिए ये कितना बन रहा है आपके पास, तो 60 और 40 ये आपके पास बन जाएगा 100 प्लस 130 और 130 प्लस 7 137, ये आपके पास 137 बन रहा है। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको, हाँ ये ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, कट नहीं रहा है इसलिए डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपके पास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ये रहा आपके पास, ये देखिए ये कह रहा है कि विभिन्न स्कूलों में कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियाँ, ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको निकालनी है। आपके पास यहाँ पे जो आपके पास विद्यार्थी फेल कर गए हैं उनकी संख्या दे रखी है, और स्टार्टिंग में आपको फेल करने वालों को परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो उससे आप इनको इक्वेट करके निकाल सकते हैं। कैसे कि जैसे कि मैंने 20% टोटल विद्यार्थी मैंने माने बी बॉयज़, तो उसका 20% मतलब 20 बी और इसके बाद में प्लस 15 बी, ये वैल्यू आपके पास कितने की वैल्यू दे रखी है, इक्वल दे रखी है 90। अब परसेंटेज में बटे 100 आएगा तो मैं 100 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, तो ये 9000 बन जाएगा। आगे देखिए अब क्या कह रहा है कि
परीक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच में अंतर 70 दे रखा, मतलब लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो जो उत्तीर्ण होने वाले। अब ये आपके पास 20% आपके पास हुए हैं, फेल हुए हैं, तो 80% पास हुए होंगे, तो 80 बी माइनस, और 15% पास हुए तो 75% फेल हुए होंगे, 75, समझ पा रहे हो ना, 85 सॉरी, ठीक है, ये 85 होगा, तो 85 और ये आपके पास हो जाएगा, ये जी आएगा ना, बी नहीं आएगा ये, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके पास जी आ जाएगा, गर्ल्स है, ठीक है, तो ये 85 जी आ जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू दे रखी है, कितने के इक्वल दे रखी है, ये वाली वैल्यू, ये 70 के इक्वल दे रखी है, तो 70 को मैं वही 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 7000 बन जाएगा। अब देखिए इनको दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इसको ऊपर वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इनको क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ, तो ये वाला नीचे वाला कट जाएगा, बी से बॉयज़ कट जाएगा, तो ये आपके पास 15 चौके 60 बन रहा है, 60 इसमें भी मैं जोड़ूंगा तो 80 और 60 145, ठीक है, 145 बन रहा है, 145 जी, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास, ये 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 36 में से 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास बन रहा है 29, और उसके बाद में मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 4 7 28, ठीक है, ये वैल्यू बन रही है, तो 145 से ये जस्ट जाएगा 2 बार, ठीक है, तो 200 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो गर्ल्स की जो संख्या आ रही है वो आपके पास आ गई 200। अब गर्ल्स की हमने संख्या निकाल ली है, 200 आ गई है, तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, बॉयज़ की संख्या आ जाएगी। जैसे कि मैं स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में मैं रखता हूँ, तो यहाँ से मैं बॉयज़ की संख्या निकाल सकता हूँ। 200 मैंने गर्ल्स की संख्या रखी, 200 को इससे मल्टीप्लाई किया 15 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 15 दूना 30, 6000 इसमें से माइनस करूँगा मैं, आपके पास 3000 बन जाएगा। सही कर रहे हैं ना, देखो 15 2 से करूँगा 30 आपके पास 9000 में से माइनस करूँगा 3000, 6000 में मैं आपके पास 20 का भाग दूंगा, मेरे पास आ जाएगी आपके पास संख्या 300। तो गर्ल्स बॉयज़ की संख्या आ गई आपके पास 300 और गर्ल्स की संख्या आ गई है मेरे पास 200, तो दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी आंसर 500। यही आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या कह रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये दिया हुआ 372, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 56 से, मल्टीप्लाई करना है 7, और यहाँ से ये वैल्यू बन रही है आपके पास -3 में 7 से ये 8 बार कट जाएगा, और 8 से ये 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से मैंने इसको 2 बार काटा, 4 से 1 बार और कट जाएगा, ये 4 से 4 ना में 36, 1 बनेगा और 4 × 12, ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 से ये आपके पास माइनस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 87 डिवाइड बाई 2, 87 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा आपके पास 43.5, ठीक है, तो 43 दूना 86, और ये आपके पास आधा जोड़ूंगा 87 बन जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है x-1, x+1 और x+3, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, कर्ण क्या मतलब होगी, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, मतलब x+3 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब हम ये जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब वो उसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू कैसे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन किसके क्लोज हैं, लगभग 10 के क्लोज हैं, ठीक, 10 के आसपास हैं। तो अब ये क्या है कि ये संख्या जोड़ कर है, जैसे कि मैं कर्ण को पकड़ता हूँ x+3 की वैल्यू, अब पहले ऑप्शन को मैं ले लेता हूँ, तो x+3 की वैल्यू रखी मेरे को 10, तो मैं x की वैल्यू यहाँ से 7 रख के देखता हूँ ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, तो 7 में इसमें रखा, तो ट्रिपलेट बनना चाहिए कहीं ना कहीं आपका, तो ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि ये संख्या आपके पास है, पूर्ण संख्या दे रखी है, तो ट्रिपलेट किस हिसाब से बन जाएगा, देखो ये 6 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, ये 10 बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रिपलेट बन गया आपके पास, तो ये पहले ही इक्वेशन से आपके पास पहले ही ऑप्शन से सेटिस्फाई हो गया, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता अगला ऑप्शन से चेक करते, ऑप्शन से आसान हो जाएगा इसको करना, ठीक है। बाकी बेसिक अप्रोच तो आपको पता ही है कि इसका स्क्वायर करो = इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद में रखोगे, आंसर वही आएगा, ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसमें PQR AB और BC और CA पर इस प्रकार लिए गए हैं। जैसे कि मैं एक यहाँ पे त्रिभुज बना देता हूँ, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, इस पर PQR, यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है, और यहाँ पे आपके पास R पॉइंट है, ठीक है। अब ये किस प्रकार है कि BQ बराबर PQ है, ये वाली भुजा है आपके पास वो इसके बराबर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि QC बराबर है आपके पास QR के, QC मतलब ये वाली भुजा, और QR मतलब ये वाली भुजा, ठीक है, ये बार आपके पास बराबर दिया हुआ है। BAC ये वाला आपको 75 दिया हुआ है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ए वाला जो एंगल है।
आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है PQR वाला। अब इसको कैसे करना है, अब देखो, हाँ अब ये वाला एंगल है ना, इसको मैं मान लेता हूँ B। अगर यदि ये B है तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाला एंगल भी B के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल भी, ठीक है। और ये वाला जो एंगल हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 180 माइनस B, ठीक है, 180 माइनस B। अब इधर ऐसे ही इधर इसकी बात करूँ मैं, तो ये वाला अगर यदि ये आपके पास ये C है तो ये वाला भी C, और इधर वाला एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस C। अब इस वाले चतुर्भुज में बात कर रहा हूँ मैं, देखो इस वाले में देखो आपके पास PQRA में, इसमें एंगल कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया आपके पास 75 डिग्री, है ना, एक हो गया आपके पास 180 माइनस A, 180 माइनस B, दूसरा हो गया 180 माइनस C, और चौथा एंगल हो गया वो हमको निकालना है PQR, उसको मैं X मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो X है ये वाला एंगल जो हमें निकालना है बेसिकली। और ये सभी का जो सम है वो हो जाएगा आपके पास 360, किसी एक चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 160 डिग्री 360 डिग्री होता है, तो 360 से 360 चला गया। तो अब क्या हो रहा है इधर कि x प्लस 75 इज इक्वल टू हो रहा है B प्लस C, ठीक है, यहाँ से। तो इसको मैं अगले उसमें लिख देता हूँ, x प्लस 75 इज इक्वल टू बन रहा है ये B प्लस C। अब ये जो B प्लस C है ना, B प्लस C हमने माना था बड़े वाले त्रिभुज में, तो बड़े वाले त्रिभुज में B प्लस C की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 75। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी आपके पास 180 डिग्री माइनस A, और A आपको 75 दिया हुआ है माइनस 75 डिग्री, तो 180 में से 75 ये 150 जाएगा माइनस, तो 30 डिग्री बन जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। किया क्या है इसको मैं एक बार दोबारा आपको थोड़ा स्पीड में आपको बता देता हूँ। किया क्या है कि यहाँ पे ये PQR था, ठीक है, तो ये वाला एंगल आपके पास ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपके पास बराबर दे रखी थी, ऐसे ही इधर ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी थी, तो ये वाला एंगल आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने ये 180 माइनस ये करके निकाल लिया, इधर 180 करके माइनस ये निकाल लिया, फिर ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन सभी का सम 360 निकाल लिया। फिर वहाँ से सभी मेरे को नॉन है तो वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने PQR की, ठीक है, आसानी से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो आप। कैसे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा कि जो ये ऊपर वाला जो एंगल दिया हुआ था ना ये वाला दिया हुआ है और ये आपको निकालना है, तो इसका जस्ट डबल करके माइनस कर दो 180 में से, 180 में से 150 माइनस कर दूंगा, मतलब इसका जस्ट डबल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, नहीं तो निकाल लोगे, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें केंद्र O है और इसके वृत्त में ये आपके पास बनाया गया है एक समबाहु त्रिभुज। मतलब क्या है कि एक सर्किल है उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। उसके बाद में क्या करा है कि जो लघु चाप है, मतलब ये वाला चाप, ठीक है, इस पर कोई पॉइंट यहाँ पे D है, तो अभी भी ये CBD इस तरीके से, ये वाला जो एंगल है ना CBD, ये वाला एंगल देखो, ये वाला जो एंगल है CBD, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये आपके पास D पॉइंट हो गया, तो ये ठीक है, ये वाला एंगल दे रखा है, ये आपके पास 40 डिग्री दे रखा है, और हम जानते हैं, और आपको निकालना कौन सा है कि BCD, ये वाला एंगल निकालना है। तो एक समबाहु त्रिभुज का एक ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में चलिए कौन से AB और DC में, तो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, ये 120 है तो इन दोनों का योग 60 होना चाहिए, ये 40 है तो ये 20 होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ 20 डिग्री आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ये वाला आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोटर बोट है, शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में, और उतनी ही दूरी जाने के लिए, अच्छा धारा की विपरीत दिशा में जाने में और 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में जाने में जो उसको समय लगता है उसमें 30 मिनट अधिक लगता है। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि कोई मोटर बोट है वो उसके अगेंस्ट जाती है, उसमें ज़्यादा समय लेती है, कितना आपके पास 30 मिनट, देन कंपैरिजन किसके, यदि उसके सेम डायरेक्शन में चले। तो बेसिकली कहना इसमें करना कैसे है कि मैं स्ट्रीम की स्पीड मान लेता हूँ U, 24 की आपके पास डिस्टेंस चलनी है, तो 20 की आपके पास ये दी हुई है,
आपके पास जल की जो आपके पास बोट है ना, आपके पास नाव उसकी चाल दी हुई है, तो 20 माइनस यू, और इसके बाद में ये माइनस ये टाइम हो गया आपके पास अप स्ट्रीम में, और इसके बाद डाउन स्ट्रीम में टाइम हो जाएगा 20 प्लस बी प्लस यू। ये आपके पास दिया हुआ है 30 मिनट, 30 मिनट को लिख दूंगा 1/2 घंटे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है कि ये यू है ना, अब एक तरीका क्या है कि एक केवल यू ही अननोन है आपके पास, सॉल्व कर लीजिए, यू की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं कि वैल्यू पुटिंग करके कुछ निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या रखा कि मेरे पास ये कट पिट के 1/2 बन जाए इधर यू की वैल्यू। जैसे मैंने 1 रखा तो यहाँ पे फ्रैक्शन में बन रहा है, 2 रखा तो भी नहीं बन रहा, 4 रखता हूँ मैं तो देखो ये क्या बन रहा है 16, है ना। तो 16 से बन जाएगा 3/2, और यहाँ मैं 4 रखता हूँ तो 24 बन रहा है, -1, 3/2 -1, 1/2 बन रहा है। तो मतलब यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे, यू की वैल्यू 4 आ गई। यू की वैल्यू मतलब जो स्ट्रीम है उसकी वैल्यू 4 आ गई। वी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पहले ही थी कितनी, 20। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल को 2 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब अब 20 नहीं है, अब ये 22 हो गई है, तो उससे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलना है। धारा की दिशा में 39 चलना है, तो 39 22 और आपके पास 4, 22 4 कितना हो जाएगा 26, इतना टाइम लगेगा। प्लस धारा के विपरीत उसको 30 चलना है, 30 दोनों को माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा यहाँ से 18, ये आपके पास टाइम लगेगा। तो इसको काटा मैंने 13 से 2 बार, 13 से 3 बार, तो 3/2 यहाँ से आ गया। प्लस अब इसको मैंने 6 से काटा 3 बार, और 6 से काटा इसको 5 बार, 5/3 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो 3/2 और 5/3 इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, 3/2 और 5/3, 3/2 हो जाएगा यहाँ से, और ये आपके पास 5/3। एलसीएम मैंने ले लिया 6, 3 और ये 9 बन गया यहाँ से, और ये आपके पास 2 10 बन गया, 19/6, तो 6 से 3 बार 3 घंटे, और 1/6, 1/6 का मतलब कितना हो गया 10 मिनट, ठीक है। तो 3 घंटे 10 मिनट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन है, ए किसी मोबाइल फ़ोन को बी को 25% के लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 10% हानि पर बेच देता है, और सी इसके लिए इतने रुपए का भुगतान करता है। तो ए ने फ़ोन के लिए कितने रुपए का भुगतान किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग की कीमत निकालनी है, और आगे की जो प्रोसेस है वो आपको लगा देनी है यहाँ पे। कैसे, जैसे मैं स्टार्टिंग की कीमत मान लेता हूँ, उसकी ए के लिए इतनी थी ए, ठीक है, और उस पर क्या हुआ आगे 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ मतलब क्या हो गया 5/4, 10% की हानि मतलब 9/10 इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी हुई है आपके पास 5625, ठीक है। 9 से मैंने इसको काटा, 9 से 6 बार, 9 6 की 54, आपके पास 2 बनेगा, तो ये 22 बन गया। तो आपके पास 9 दूनी 18, 4 9 5 45, 125, 5 से काटा मैंने इसको, 625 को 125 बन जाएगा। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 500, और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 5000, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 2014 से 18 तक का डाटा है आपके पास। 2014 और 17 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, 2014 ये रहा इसमें, और ये 17 ये रहा इसमें। ए प्रकार की कार हैं 200 यहाँ पर, और इसमें आपके पास 17 में हो जाएंगे 175। टोटल देखूंगा मैं तो यहाँ पे 375 बन रहा है ये वाली वैल्यू। उसके बाद में देखना है बी के लिए 2015-16 का डाटा, बी के लिए ये हो जाएगा 250, और इसके बाद में 16 में और देखना है, 16 में 200 हो जाएगा, तो 450 बन रहा है, ठीक है 450। अब इसको मैं किससे काट देता हूँ, 15 से कट रहा है ना ये, 15 से 30 बार कट जाएगा ये, 15 3 45, ठीक है, 15 दूना 30, 7 15 5 75, ठीक है, 5 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 से 6 बार, 5 और 5 6 बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आपको वैल्यू दी हुई है x + y + 3 = 0, और ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो क्यूब करना है आपको, तो डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है, ऐसे कर सकते हो कि 3 को आप दूसरी साइड लेके चले जाइए, तो x + y = -3 हो गया, ठीक है, x + y = -3। अब इसका क्यूब कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा x3, और इधर बन जाएगा y3 + 3xy, ठीक है 3xy, और ब्रैकेट में आ गया x + y की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो -3 मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख दूंगा, और इधर इसका क्यूब करूँगा तो -27 बन जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू बन गई। अब यहाँ से देखो इन दोनों से वैल्यू क्या बन रही है, x3, इधर तो ये बन गया y3, और ये बन जाएगा -9xy, ठीक है, इतना तो बन गया। अभी +9 और चाहिए, तो मैं 9 इधर भी ऐड कर देता हूँ, और उधर भी 9 ऐड कर देता हूँ, तो इधर 9 ऐड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी -18, और यही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है,
आपको ये बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, इसको करना कैसे है देखो। यदि जहाँ पे भी आपको सम उनका 90 दिखता है उनको इंटरचेंज करना है, ठीक है, सिंपल सा है। देखो ये साइन है, ये कॉज में 67, दोनों का सम आपको 90 दिख रहा है तो इसको बदल देना है, ठीक है। कॉज को बदल दूंगा मैं साइन में, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इस वाली वैल्यू से साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। नेक्स्ट में देखूंगा इसको थोड़ा सा आगे, इस वाली को थर्ड टर्म को देखिए, इस वाली को, तो यहाँ पे बन रहा है आपके पास कॉज स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉज स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बन जाएगा 1, ठीक है 1, तो इतना बन गया, 2 टर्म आपके पास हटा दिए मैंने। नेक्स्ट देखिए इस वाली वैल्यू से, इससे क्या बन रहा है, मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ कि किसी एक को सेम रखिए, जैसे मैं सेक वाली को सेम रखता हूँ, तो साइन को कॉज में बदल दीजिए, तो साइन और कॉज दोनों इन्वर्स हो जाएंगे, तो यहाँ से भी 1 बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ से कॉज को मैं बदलता हूँ, तो ये आपके पास बन जाएगा सेक थीटा में, तो उधर भी कॉस थीटा है, दोनों बदल जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे आपके पास, 1 कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 बन जाएगा इधर से, ठीक है। दोनों एक तरीके से इन्वर्स दिए हुए हैं तो इसलिए इनका कट के 1 बन जाएगा। नीचे क्या बन रहा है कि आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा को मैं बदलूंगा तो मेरे पास बनता है कॉट स्क्वायर थीटा में, कॉट स्क्वायर 20 डिग्री बनेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बनता है, तो ये नीचे भी 1 बन रहा है, ऊपर 3 नीचे 1, 3/1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3, ठीक है। आसान सा सवाल था, केवल वही वैल्यू आपको इसमें पुट करनी थी कि 90 होते ही आपको वैल्यू इंटरचेंज कर लेनी थी, ठीक है। तो आसान से सॉल्व हो जाएगा वो सवाल, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 17 क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, ये ए रहा, ये किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम मैंने ले लिया, इनका कितना आ जाएगा 48, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई आपके पास 4, यहाँ तक ठीक है। आगे देखो, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, 7 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम करेंगे तो 28 काम कर देंगे माइनस, तो 20 काम बच रहा है। नेक्स्ट देखिए, फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, बी ने अकेले शेष काम करेगा 4 की एफिशिएंसी से 5 दिन में कर देगा। पूछा क्या है कि काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक कार्य किया। अब देखो 5 बचा हुआ काम एक तो 5 दिन में समाप्त किया, और स्टार्टिंग के 4 दिन भी उसने काम किया था, तो 5 और 4 9, टोटल 9 दिनों में तक उसने काम किया था काम को समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो 9 आंसर हो जाएगा आपके पास इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक अधूरी मीनार है कि आधार से 78 मीटर की दूरी पर, मान लो ये मैंने कोई मीनार बना दी, इसके आधार से 78 मीटर की दूरी पर, ये 78, ठीक है, दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ तो ये 30 डिग्री बना रहा है। अब क्या कह रहा है कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये मीनार को अगर मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका ऑब्वियस है अगर मीनार की हाइट बढ़ रही है तो इसका ये एंगल भी बढ़ेगा, तो ये अब जो एंगल है अब फिलहाल बन गया ये 60 डिग्री बन गया है। तो कहना क्या चाह रहा है ये कि ये जो इसकी आपके पास लंबाई बढ़ी है ना, कि इसको कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए कि इसका एंगल 60 डिग्री हो जाए, मतलब जो ये हाइट में इंक्रीमेंट हुआ, ये वाली साइड आपको निकालनी है कितना इसकी हाइट बढ़ी है। तो बेसिकली इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री 60 डिग्री जहाँ पे भी दिख जाए उनका रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। और 30 डिग्री के सामने की वाली भुजा 1 मान रहे हो तो यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी आपके पास √3 टाइम्स, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये 30 डिग्री के सामने की भुजा दे रखी है आपको 30 डिग्री की, ये वाली 78 है, तो इसके यहाँ वाली भुजा ये हो जाएगी 78/√3, ठीक है। और पूरी भुजा को मैं देखूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगी, यदि ये 78 है तो ये 78/√3, ठीक है। ये आसान सा कंसेप्ट है, इसमें आप एंगल लगा के भी निकाल सकते हो लेकिन इससे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब बेसिकली डिफरेंस क्या है, 78/√3 माइनस 78/√3, सिंपल सा, तो 78 मैंने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1/√3, ये वैल्यू बन रही है। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 78 √3 नीचे आएगा, और √3 नीचे हटाने के लिए √3 एक और बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो 78/√3 क्या बन रहा है देखो, √3 को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था तो नीचे 3 बन गया और ऊपर बन गया √3, और यहाँ बनेगा क्या 3 माइनस 1 2, सॉल्व करना है सिंपल सा, कुछ है नहीं इसमें। ये 26 बन जाएगा, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 52, और 52 √3 बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का मूल्य दे रखा है 400 रुपये, सेल के दौरान उस पर 10% डिस्काउंट दिया जाता है और X% की छूट प्रदान की जाती है। अब क्या कह रहा है कि सेल की छूट और कूपन दोनों को उपयोग करने पर वस्तु का मूल्य 216 रुपये है, तो X का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको कि वस्तु का मूल्य 400 रुपये करना है, और उस पर आपको एक 10% डिस्काउंट भी देना है,
और उसके साथ साथ नियमित मूल्य पर x% की छूट। तो 400 पे 2 छूट लगा देनी है आपको और डायरेक्ट उसका मूल्य कितना निकाल देना है 216। तो कैसे, जैसे कि मैंने ये मेरे पास 400 रहा, 400 पे मैंने एक छूट लगा दी आपके पास 10, तो 10 का मतलब 9/10 और दूसरी छूट एक और लगानी है, वो मैं कितनी लगा देता हूँ आपके पास, ये लगा देता हूँ मैं 100 माइनस x डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 216, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट लगाया है कि छूट को मैं माइनस कर दूंगा उसमें से, तो फाइनल आपके पास वैल्यू हो जाती है। तो ये इधर से बन रहा है 36, तो 36 से इसको काटूंगा तो ये 6 बनेगा, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा बेसिकली, तो ये 60 बन जाएगा, ठीक है। तो अभी x 100 में से कितनी वैल्यू घटानी चाहिए कि 60 बन जाए, तो 40 घटाना चाहिए, तो 40 आ जाएगा। जो दूसरी छूट दी है ना हमने x%, वो 40% है। यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, ठीक है। एक क्या है कि एक कंटेनर है अपने पास ये वाला, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है कुछ हाइट तक। इसमें क्या है कि एक क्यूब को गिराना है, ये क्यूब है, इसकी साइड दे रखी है आपके पास 8, इसको इसमें डालना है। तो अब इसको इसमें डालेंगे तो कुछ हाइट तक इसमें पहले पानी भरा हुआ है, तो उसमें डालेंगे तो उसकी हाइट में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा। वो इंक्रीमेंट किस वजह से होगा, वो जो h हाइट बढ़ेगी इस पानी की, वो किस वजह से बढ़ेगी, वो इसके आयतन की वजह से। जितना इसका आयतन होगा वो आयतन इसमें पूरे में फैल जाएगा, उसके आयतन के बराबर उसमें हाइट में इंक्रीमेंट आ जाएगा। कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है सवाल कि जो हमारे पास 8 × 8 × 8 ये आयतन है ना, ये हो जाएगा उसके जो आपके पास जितना एरिया उसका जितना वॉल्यूम उसका बढ़ेगा ना उतने के बराबर। तो उसकी लंबाई चौड़ाई तो मेरे पास फिक्स रहेगी, कितनी 16 और 8, लेकिन उसकी हाइट में जो चेंज आएगा वो हमको निकाल लेना है। तो यही पूछा है उसका जल स्तर कितना ऊपर बढ़ेगा, तो 8 से ही कट जाएगा 8 बार, और उसके बाद में ये आपके पास कितना बन रहा है 64, और 16 से काटूंगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है। यही पूछा है, h की वैल्यू 4 आ जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे कि आपको एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, उसमें पूछ क्या रहा है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, सुबह 6 से डाटा लेना 8 बजे तक, मतलब 2 वैल्यू आ जाएंगे आपके पास 105 और 70, ये 175 हो गई है। इसका रेशो किससे लेना है कि सुबह 9 से 11 बजे तक गुजरने वाली कारों की संख्या से अनुपात निकालना, ठीक है। तो सुबह 9 ये रहा और उससे 11 बजे तक 2 वैल्यू इसमें इधर आ जाएंगी। तो ये देखो इसको थोड़ा सा, हाँ अब देखिए 115 और 95, 115 95 में मैंने 5 जोड़ा इधर, ठीक है, तो ये 100 हो गया। तो कहीं ना कहीं कितना बन रहा है 210 बन रहा है क्या, 210 बन रहा है ना, आपके पास 5 इधर बन गया, ठीक है, 210 बन रहा है। अब इसको किससे कट जाएगा ये, इसको मैं 15 से काटूँ क्या, 15 से कटेगा कि ये 7 से काट लेते हैं एक बार, ठीक है, 7 से 30 बार कट जाएगा। 7 से इसको मैंने काटा, 7 दूनी 14, 3 35, ठीक है। 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 6 बार, 5/6 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि वह संख्या निकालनी है आपको, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सा रूल क्या होता है कि 9 से डिविजिबिलिटी का, कि डिजिट सम करके देखिए, यदि वो 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। ऐसे 3 का होता है सिंपल। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या लिख रहा है तो हम सबसे बड़ी से संख्या से ही चेक करेंगे, इस टाइम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, यही आसान तरीका है। तो यहाँ से ये मैंने ऑप्शन लिया, ये 9685 है, ये 88 है, तो सबसे पहले मैं 88 को चेक करता हूँ। तो उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। तो 8 8 16, 16 6 22 बन रहा है, 22 और 9 27, 22 और 9 31, 31 और 5 36। 9 से डिविजिबल है तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि हमको 9 से चेक नहीं करना है, 3 वाला ही होना चाहिए, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं अगला। 8 5 13, 13 और 6 19, 6 19 और 9 28, 28 और आपके पास 5 33। 33 क्या है कि आपके पास 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो यही सेकंड नंबर पर है ऑप्शन, तो यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास तीसरा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक बार। 23 क्या कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, लेकिन देखो वैल्यू पुटिंग भी तब करना ठीक रहता है कि जब आपके पास ऑप्शन को एक बार जरूर देखना होता है। अब ऑप्शन में कहीं कहीं आपको रूट 15 दिख रहा है, तो रूट 15 में कहीं ना कहीं वैल्यू आपके पास टेबल की हमको ये वैल्यूज नहीं आती, रूट 15 करके रूट 3 आती है,
और रूट 2 भी आता है, लेकिन रूट 15 कहीं नहीं आता। तो हम क्या है कि एक बार बेसिक अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ वैल्यू इस तरीके से होती तो हम सोच सकते थे कि हाँ वैल्यू पुटिंग से कर लूँ, बाकी बेसिक तो आएगा ही। इसको मैंने सॉल्व किया तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद में बन जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू 3 + 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर लेके जाऊँगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा, और ये आपके पास 3 है ना, तो इधर जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूँ इधर, तो ये बार वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 4 कॉस थीटा प्लस का, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो अब वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, माइनस कॉस थीटा -1, तो एक वैल्यू बन जाएगी 4 कॉस थीटा -1, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक आपके पास 1/4, और दूसरी वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास कॉस थीटा +1 कॉस थीटा -1, तो कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है, 1 बन रही है ना, नहीं +1, तो -1 बन रही है, लेकिन थीटा की वैल्यू आपको लेनी है आपके पास 90 डिग्री तक। थीटा की वैल्यू यहाँ से 180 आ रही है, वो वाली वैल्यू होगी नहीं, तो केवल कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 जाएगी। तो 1/4 कैसे कैसे आ रही है, देखो कॉस थीटा की, ये थीटा मान लिया मैंने, तो एक ये है तो 4 ये है, तो इसका जो आपके पास लंब की बात करूँ मैं, परपेंडिकुलर साइड ये हो जाएगी √15, ठीक है, 16 - 1। अभी टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, 2 गुना टेन थीटा तो 2√15, ठीक है, और इसके बाद में 4 साइन थीटा, ये भी हो जाएगी आपके पास √15, और को √15/4, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √15 ही बन जाएगा, ठीक है, माइनस सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 4 बन जाएगी, तो 3√15 - 4, यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आसान सा पूछा है जो क्या है आपसे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। x + 6y = 8 दे रखा है, xy = 2 दे रखा है, ये आपको निकालनी है, क्यूब करना है बेसिकली आपको, तो इसका डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए एक बार। डायरेक्ट मैं क्यूब करूँगा इसका, तो इधर तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास कितनी, इसका मैंने क्यूब किया तो इधर वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 512, ठीक है, और उधर वैल्यू बनेगी मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है ये पर्टिकुलर, ठीक है। इस पूरी टर्म को मैं p मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, p, ठीक है, नहीं आपको मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, x³ + 216y³, क्योंकि ये बन ही रहा है यहाँ पे, और उसके बाद में बनेगा मेरे पास कितना 3xy, ठीक है, 3 यहाँ पे वैल्यू बनेगी 3 × xy। अब xy कितना बनेगा, तो 6 इसमें यहाँ पे है ही पहले से ही, तो 6 और 2 यहाँ पे है xy की वैल्यू, तो 6 दूनी 12 बन जाएगा। अब ब्रैकेट में कितना आएगा, x + 6y, ये 8 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 8, और 8 आ जाएगा, तो उसको अब आगे सॉल्व कैसे करना है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 8 × 24, ठीक है, 24 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक, तो 24 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें से घटा देता हूँ 512 में से 24, ये रहा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो 48, ठीक है, 48 4 और 24 और 4 28, ठीक है, 288 बन रहा है। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास बन जाएगी 4, यहाँ से हो जाएगा 9, तो 2, यहाँ से हो जाएगा 3, तो 2 2 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये आपके पास 24 क्वेश्चन नंबर था। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये क्या कह रहा है कि कोई राशि है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाली 10% ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 4 वर्ष जब भी दिखे आपको डायरेक्ट याद रखना है कि उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा आपके पास 46.41%, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज के बीच में अंतर दे रखा है। अब 2 वर्ष के लिए बात करूंगा तो मेरे पास 10% के रेट से 21% होता है, ठीक है। 4 वर्ष के लिए होता है 46.41, 2 वर्ष के लिए होता है 21, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 23 बन रहा है, कितना बन रहा है आपके पास 46 में से 21 जाएगा तो मेरे पास 45 बन रहा है, 25, हाँ 25, ठीक है, 25.41 बन रहा है। 25.41% की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 5082। अब देखो ये इसका जस्ट डबल है ना 2541 का, तो मतलब 2 से स्टार्ट होगी वैल्यू, तो 2 और उसके बाद में 0 लगी होंगी, ठीक है,
तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए की ऑप्शन है। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरा सॉल्व करोगे वही आंसर आने वाला है आपका। आपको डिजिट देख कर भी आप आंसर पता लगा सकते हैं। जस्ट डबल वैल्यू आएगी तो मतलब 2 आना चाहिए ऑप्शन में, और जस्ट 2000 के लगभग आना चाहिए। तो उसके बाद जीरो जितने आएंगे वो तो मैं लगा लूँगा। तो ये उसको पूरा सॉल्व करोगे वही आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, हमने टोटल इसमें पूरे क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए 25 के 25। तो आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा कि और क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में अटैम्प्ट करना, उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है कि कम से कम टाइप में। ठीक है, तो ये थे आपके पास 11 तारीख के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।